हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम अपनी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम सीरीज को। पहले हम स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन लेंगे कि हम धीरे धीरे जाए, बाद में आपको ऐसा थोड़ा हार्ड फील ना हो। ओके, तो पहले क्वेश्चन तरफ जाते हैं। अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में भी समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन भी हिंदी में बोलेंगे। ठीक है। A question management system (CMS) is hosted on a fleet of auto-scaled on-demand EC2 instances which use Amazon Aurora as its database. Currently, the system stores the file document that doc- currently the system stores the file documents that the user uploaded in one of the attached EBS volume. Your manager noticed that the system performance is quite slow, and he has instructed you to improve the architecture of the system. In this scenario, what will you do? Implement a scalable high throughput proxies complement file system. ठीक है, कोई भी एक सेलेक्ट करना है हमें इसमें। तो पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ हमने पहले से ही EBS वॉल्यूम ले रखा है, तो हमें और एक EBS वॉल्यूम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कीवर्ड ये देखना है कि मैंने फाइल सिस्टम को हाईलाइट किया है, तो हमें एक फाइल डाटाबेस सिस्टम चाहिए। ओके, S3 एक स्टोरेज सर्विस है, तो ये तो नहीं चलेगा, तो इसलिए हम ए को भी कैंसिल करते हैं। इलास्टिक कैचे एक एक फाइल सिस्टम मेमोरी नहीं है, एक इंटरनल मेमोरी है, तो फिर इलास्टिक कैचे भी हम कैंसिल करते हैं। तो बचा यूज इलास्टिक फाइल सिस्टम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। You are designing a multi-tier web application architect that consists of a fleet EC2 instance and an Oracle relation database server. It is required that the database is highly available and that you have full control over its underlying operating system. Which AWS service will you use for your database tier? तो हमें एक ऐसी सर्विस चाहिए कि जिसका फुल कंट्रोल हो उसके ओएस पे। ठीक है, हम बी और डी को यहाँ पहले ही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आरडीएस का पूरा कंट्रोल नहीं रहता है, फुल कंट्रोल नहीं रहता है उसके ओएस पे, क्योंकि ये एक मैनेज सर्विस है। तो हम स्टार्टिंग में ही आरडीएस को कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन बी और डी को। दूसरा, यहाँ मैंने कीवर्ड हाईलाइट किया है हाईली अवेलेबल और फुल कंट्रोल। सो आप EC2 को हम मैन्युअली सेट करते हैं, तो फुल कंट्रोल तो हमारे उसके ऊपर रहता ही है। फिर हम देखेंगे हाईली अवेलेबल। सी ऑप्शन में लिखा है Amazon EC2 इंस्टेंस विद डाटा रेप्लिकेशन इन वन अवेलेबिलिटी जोन, मतलब डाटा सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा, दूसरे में इसमें नहीं जाएगा। सो हमें हाई लेवल चाहिए, तो फिर हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर बचता है Amazon EC2 इंस्टेंस विद डाटा रेप्लिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। तो ये आंसर आपका सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। You are managing an online platform which allows people to easily buy, sell, spend, and manage their cryptocurrency. To meet the strict IT audit requirements, each of the API calls on all of your AWS resources should be properly captured and recorded. You use CloudTrail in your VPC to help you in the comprehensive operational auditing and risk auditing of your AWS account. In this scenario, where does the CloudTrail store all the logs that it created? तो पहले क्वेश्चन समझना होगा कि हम पहले से ही मैनेज कर चुके हैं, हमने प्रॉपर डाटाबेस लिया है जो पूरा ये मैनेज कर रहा है। तो हमें कुछ ऐड नहीं करना है, कोई डाटाबेस वगैरह सर्विस ऐड नहीं करनी है, हमें बस जो एपीआई जो कॉल्स आ रहे हैं उन्हें एक जगह रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे लिखा है एक स्टोरेज सर्विस चाहिए हमें। तो रेडशिफ्ट, आरडीएस, डायनामोडीबी ये एक डाटाबेस सर्विस है। अगर आपने AWS सॉल्यूशन का आर्किटेक्ट पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो हम पूरे क्वेश्चनर्स खत्म करने का था, हम शुरू करेंगे AWS की सीरीज। पर फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डायनामोडीबी आरडीएस इंस्टेंस और रेडशिफ्ट एक डाटाबेस सर्विस है, तो और S3 एक स्टोरेज सर्विस है, तो हम जाएंगे S3 से। ठीक है? आपने सारे क्लाउड टेल के रिकॉर्ड API S3 में स्टोर करेंगे। फोर्थ,
You are a cloud migration engineer in a media company which uses EC2, ELB and S3 for its video sharing portal for filmmakers. They are using standard S3 storage class to store all high quality videos that are frequently accessed only during the first 3 months of posting. What should you do if the company needs to automatically transfer or archive media data from S3 bucket to Glacier? Okay. So पहले हम कोई भी एक सिलेक्ट करना है, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। तो जो बी और सी ऑप्शन है हमें इन्हें कैंसिल कर देना है, क्योंकि एसक्यूएस और एसएनएस दोनों ही एक मैसेजिंग सर्विस है। सो हम उनसे तो नहीं जा सकते। दूसरा मैंने एक कीवर्ड हाईलाइट किया है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। सो अगर हम ऑप्शन ए देखें, यूज द कस्टम शेल स्क्रिप्ट दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एस3 बकेट टू ग्लेशियर, ये ऑप्शन ठीक है। क्यों पर हम एक एचटीएमएल का कोड टाइप हमें एक एचटीएमएल का कोड जेसन का कोड टाइप करना पड़ेगा, जिसमें हमें एक मेंशन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें ये डाटा S3 बकेट से ग्लेशियर में सेव करना है। पर अगर ऐसा कोई ऐप सर्विस पहले से ही बनी हुई है जहाँ हमें कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वही यूज़ करेंगे ना, क्यों फालतू में इतना कोड टाइप करेंगे। सो लाइफ साइकिल पॉलिसी ऑटोमेटिकली, अगर आपने कभी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर देखा तो सीधा लाइफ साइकिल पॉलिसी पे क्लिक कीजिएगा। ये एक पहले से इसमें एक फीड रहता है कि इतने इतने पीरियड के बाद आपका डाटा बकेट से लेके ग्लेशियर तक जाएगा या फिर कोई दूसरी सर्विस तक जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन 5, यूजिंग द EC2 API you requested 40 M5 large on-demand EC2 instance in a single Apache zone. 20 instances were successfully created, but the other 20 requests failed. What is the solution for this issue and what is the root cause? Okay. तो यहाँ पे एक बताया है कि हमने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसपे हमने 40 EC2 इंस्टेंस लिए, और उसमें से 20 लॉन्च हुए और 20 फेल हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? इतना सब ऑप्शन एक एक करके बताने से अच्छा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फॉर द न्यू अकाउंट देयर इज अ सॉफ्ट लिमिट ऑफ 20 EC2 इंस्टेंस पर रीजन। सबमिट एन EC2 इंस्टेंस रिक्वेस्ट फ्रॉम इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस लिमिट। जब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ 20 EC2 इंस्टेंस ले सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी अमेजोन को और वो हमारा अपस्केल कर देगा EC2 इंस्टेंस। पर बस स्टार्टिंग में अगर कोई न्यू यूज़र हैंडल कर रहा है, तो वहाँ पे एक सॉफ्ट लिमिट रखी है कि आप स्टार्टिंग में 20 ही लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको और चाहिए तो आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम आपके लिए बढ़ा देंगे। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट वन। बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है। सो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। You work for a leading university as an AWS infrastructure engineer and also as a professor to inspiring AWS architect. As a way to familiarize your student with AWS, you give them a project to host their application to an EC2 instance. One of your students created an instance to host their online enrollment system project, but is having a hard time connecting to newly their created EC2 instance. Your project have explored all the troubleshooting guides by AWS and narrow it down login issue. तो ये स्टोरी बनी एक बड़ी, जिसमें बताया है कि एक स्टूडेंट्स को अपना डाटाबेस लॉगिन करते नहीं आ रहा है। तो वो अपने प्रोफेसर के पास गया, और अब उसका प्रोफेसर कैसे मदद करेगा उसके EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करने के लिए। तो ऑप्शंस तो खैर सब एक रिलेवेंट है, पर जो प्रॉपर है वो आएगा की पेस, क्योंकि एक कस्टम पासवर्ड हम नॉर्मली सकते हैं, हमें बहुत बड़ा पासवर्ड लेना पड़ता है। सो पासवर्ड तो हर एक का, एक प्रोफेसर हर एक स्टूडेंट का पासवर्ड तो याद नहीं करेगा इस स्टूडेंट का। एक्सेस की हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें CLI कमांड लाइन इंटरफेस से कुछ सर्विस को एक्सेस करना हो, तभी करेंगे हम। तो एक्सेस की तो हम नहीं ले सकते। कनेक्शन स्ट्रिंग का भी यहाँ कोई काम नहीं है यहाँ, क्योंकि
हमने ऑलरेडी RDS कनेक्शन यूज़ किया है, सो की पेयर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है ना, कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च एन एप्लीकेशन विच रिक्वायर्स अ डाटा वेयर हाउस दैट विल बी यूज टू use for their infrequently accessed data. You need to use an EBS volume that can handle large equation IO operations. Which of the following is the most cost effective storage type that you should use to meet the requirements? ठीक है। अब EBS में EBS आपको पता है कि दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक SSD और HDD। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताऊंगा, आप मेरे पास ध्यान से सुनेगा कि हम कैसे जाने कि हमें कब और कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला कीवर्ड मैं ये लूँगा कि लार्ज सिक्वेंशियल। जैसे कि हम ज़्यादा डेटा हम एसएसडी में स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एसएसडी का काम निकल जाता है। तो अगर आपको कहीं लार्ज सिक्वेंशियल दिखे तो डायरेक्टली जाइएगा एचडीडी के तरफ। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। अगर यहाँ फ्रीक्वेंटली आता तो हम लेते थ्रू आउट ऑप्टिमाइज एसएसडी, और यहाँ पे लिखा भी है कॉस्ट इफेक्टिव, तो हम डायरेक्टली जाएंगे डी की तरफ, फुल एचडी। ठीक है, क्वेश्चन 8, a media company hosted large volumes of archive data that are about 250 TB in size on their internal interval servers. They have decided to move this data to S3 because of its durability and redundancy. The company currently has 100 Mbps dedicated line connecting their head office to the internet. Which of the following is the fastest way to import all the data to S3? So एक कंपनी है जिसको अपना डाटा क्लाउड में सेव करना है, S3 में सेव करना है, तो कौन सा एक फास्टेस्ट वे रहेगा कि हम वो कंपनी का डाटा क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं? सो ऑप्शन ए है अपलोडेड डायरेक्टली टू S3। यहाँ पे इन्हें सर्विस तो मेंशन ही नहीं की कि कैसे करेंगे, अपलोड तो हमें भी करना है, वो तो हमें पता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। अपलोड द फाइल यूजिंग AWS ग्लोबल एक्सेलेटर। देखिए ग्लोबल एक्सेलेटर रहेगा तो फिर वहाँ पे आएगा इंटरनेट, और वो बहुत ही टाइम लेगा, इतना इतना बड़ा डाटा वो में बहुत ही टाइम लग जाएगा, और हमें फास्टेस्ट वे चाहिए। और फिर चौथा ऑप्शन है यूज AWS डायरेक्ट कनेक्ट एंड ट्रांसफरिंग द डाटा ओवर टू S3। देखिए डायरेक्ट कनेक्ट क्या रहता है कि AWS की खुद की एक बैंडविड्थ रहती है, जिससे आप कनेक्ट होके एक वन साइड पे ट्रैफिक रहेगा कि आप डायरेक्टली अपने कंपनी का जो डाटा है वो शिफ्ट कर सकते हैं क्लाउड में। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर यहाँ पे लिखा है सी, ऑप्शन सी, ऑर्डर मल्टीपल AWS स्नोबॉल डिवाइस टू अपलोड द फाइल्स टू Amazon S3। तो स्नोबॉल एक ऐसा ऐसा समझ लिए कि एक हार्ड हार्ड डिस्क रहता है, वो डायरेक्टली आपके कंपनी में लेके आएंगे, तो वहाँ से ही हम आपका पूरा डेटा डायरेक्टली क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो बिना कोई बैंडविड्थ या कुछ इन्वॉल्व किए ये एक फास्टेस्ट वे भी है। कम, और यहाँ पे 250 TB है, तो अगर हम बैंडविड्थ से करें तो टाइम लगेगा, पर स्नोबॉल से इतना नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे हम, AWS स्नोबॉल डिवाइस टू अपलोड द फाइल्स टू द Amazon S3। So option C is the correct one. You are working for a media company and you need to configure an Amazon S3 bucket to serve static for a public facing web application. Which method ensure that all of the object to the S3 bucket can be read publicity to all over the internet? ठीक है, देख यहाँ पे क्वेश्चन बताया है कि एक मीडिया कंपनी है जिसको अपना S3 का बकेट मॉडिफाई करना है पब्लिक के लिए। तो हम ऐसा कौन सा ऑप्शन, हम ऐसे कौन से सर्विस ऑन करेंगे जिससे सब लोग डाटा रीड कर पाए? ठीक है,
तो कोई भी दो ऑप्शन सिलेक्ट करने के यहाँ पे। तो जब हम S3 बकेट बनाते हैं उसमें डाटा डालते हैं और जब इसे लॉन्च करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका सब जो बकेट की पॉलिसी रहती है वो प्राइवेट पे रहती है। सो हम पहला ऑप्शन रीड करेंगे। इन S3 सेट द परमिशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक रीड ड्यूरिंग अपलोड। तो ये तो सही है, मैंने अभी आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट से प्राइवेट रहता है तो हमें इसे पब्लिक तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी, कॉन्फ़िगर द ACL ऑफ द S3 bucket to set all objects to publicly readable and writable। देखिए अगर राइटेबल कर दिया तो फिर कोई भी इंटरफेयर करेगा और डाटा से डाटा को चेंज कर सकता है। सो बी तो नहीं होगा। क्रिएट एन IAM रोल टू सेट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द S3 bucket टू पब्लिक रीड। यहाँ पे IAM रोल का मतलब हर एक यूज़र को एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना, पर हम उसको पब्लिकली कर रहे हैं तो आप कितने यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, तो सी भी रॉन्ग है। तो डी है, कॉन्फ़िगर द S3 बकेट पॉलिसी टू सेट ऑल द ऑब्जेक्ट पब्लिक रीड। तो ये भी सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहता है तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा S3 बकेट को पब्लिकली, प्राइवेट से हटा के हमें उसे पब्लिक करना पड़ेगा। और ई है, डू नथिंग अमेज़न S3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये तो गलत है, मैंने आपको 2-3 बार बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहता है S3 बकेट का, हमें खुद ही चेंज करके उसे पब्लिक करना पड़ता है। सो ऑप्शन ए और डी इज द राइट वन। सो क्वेश्चन 10, एज एन AWS क्लाउड कंसल्टेंट वर्किंग फॉर अ रिकॉर्ड कंपनी यू आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन दैट विल स्टोर बोथ की वैल्यू स्टोर एंड डॉक्यूमेंट मॉडल लाइक बैंड ID, एल्बम ID, सॉन्ग ID एंड कंपोजर ID। Which AWS service will suit your needs for your application? तो देखा जाए तो ऑप्शन डी तो हम यहाँ निकल देंगे क्योंकि हमको एक डाटाबेस सर्विस चाहिए, ठीक है। तो मैंने कीवर्ड हाईलाइट की है, की वैल्यू और डॉक्यूमेंट मॉडल। सो अगर आपको कहीं पे भी ये दो वर्ड दिखे तो सीधा जाइएगा डायनामो DB की तरफ, ठीक है। और अगर तो भी अगर आप लास्ट मोमेंट पे भूल गए हो तो याद रखना हमने इधर लिखा है बैंड ID, एल्बम ID, सॉन्ग ID, कंज्यूमर। क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि हमेशा हमें पता नहीं रहता कि स्पेसिफिक ये एक रफ डेटा रहता है ना, क्योंकि हमें कभी कभी सॉन्ग का नेम भी बार बार रिपीट हो सकता है और सॉन्ग नेम भी बार कभी कभी रिपीट हो सकता है किस किस का। तो ये एक नॉन सिक्वेशनल डाटा है, ये नॉन रिलेशन डाटा है कि एक का दूसरे से इतना कनेक्शन नहीं है। तो फिर RDS, ओरेकल RDS और अमेज़न RDS एक रिलेशनल डाटाबेस सर्विस है और DynamoDB एक नॉन रिलेशनल डाटाबेस सर्विस है। सो मैं आपको बोलूँगा कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe our channel. Thank you.